हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ बोपचे सर। इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में बेटा हम बात करने वाले हैं, हमारा लेक्चर नंबर ये फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज कोलाइड सॉल्यूशंस की, कोलाइड विलियंस की। कोलाइड्स क्या होते हैं इनकी बात करेंगे बेटा। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, छोटा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अध्याय है, चैप्टर है, जिसमें हम पूरे पूरे कोलाइड्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे पीएटी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए तो बिना देर लगाए जल्दी से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है कोलाइड अवस्था या कोलाइड्स। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा कलिल, या इसी कलिल भी कहा जाता है, कोलाइडी भी कहा जाता है, और ये अवस्था है एक प्रकार की, इसीलिए इसे कोलाइड अवस्था हमने बोला है। क्या बोला है बेटा? कोलाइड अवस्था बोला है। ठीक है, तो ये कोलाइड स्टेट है, कोलाइड अवस्था है। ध्यान से सुनना है, समझना है बेटा, एक एक बातें। थॉमस ग्राहम ने 1861 में, किस सन में बेटा? 1861 में क्या बताया कि थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को उनकी विलियनों की, क्या बोल रहा है बेटा? पदार्थों को उनके विलियनों की पार्चमेंट झिल्ली है ना बेटा, एक पार्चमेंट झिल्ली होती है ना, उस झिल्ली में से विसरण की क्षमता के आधार पर, विसरण की क्षमता के आधार पर दो भागों में बांट दिया कि कोई भी पदार्थ जो है एक पार्चमेंट झिल्ली से विसरण अगर करता है या नहीं करता है, इस आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांट दिया। ठीक है बेटा, अब यहां ध्यान देना, पहला जो हो गया वो क्रिस्टलाब कह दिया इसने, क्रिस्टलॉइड्स इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरे को कह दिया कोलाइड। क्या है थोड़ा सुनिएगा। जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, पार्चमेंट झिल्ली से बेटा, ठीक है, पार्चमेंट झिल्ली से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, मतलब आर पार चले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाब कहलाते हैं। जैसे चीनी, यूरिया, सोडियम क्लोराइड का विलयन, ऐसा विलयन था जो कि पार्चमेंट झिल्ली से आर पार हो जाते थे, तो इन्हें इसने क्रिस्टलाब कह दिया। बाद में आए कोलाइड्स के बारे में बात किया कि जिन पदार्थों के विलयन में पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित नहीं होते, जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं होते, मतलब पार्चमेंट झिल्ली के अंदर ही रह जाते हैं, ऐसे पदार्थों को कोलाइड कहा इसने। और उदाहरण है जैसे ग्लू मतलब गोंद, ठीक है बेटा, गोंद है ना, ग्लू मतलब गोंद, और क्या हो सकता है? जिलेटिन जैसे पदार्थ जो थे वो की कोलाइड विलयन थे। ठीक है, ऐसा किसने कहा बेटा? थॉमस ग्राहम ने। अब आपको बता दूं, थोड़ा एक बात मैं सुना देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। बाद में और भी वैज्ञानिकों ने क्या किया? इस पर अध्ययन किया। किस पर? कि ये जो थॉमस ग्राहम जी बोल रहे हैं कि पदार्थ की दो विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलाब और दूसरा कोलाइड। तो बाकी वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद इनको ये मिला कि ये जो थॉमस ग्राहम बोल रहे हैं ये बात सत्य नहीं है। ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है कि एक पदार्थ जो है, सॉरी, जो पदार्थ हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई पदार्थ क्रिस्टलाब हो, कोई पदार्थ कोलाइड हो, ऐसा नहीं होता। ये एक ही पदार्थ की दो अवस्थाएं हो सकती है, एक ही पदार्थ इन दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, यानी कि पदार्थों को कोलाइड और क्रिस्टलाब में बांटना उचित नहीं है, और इस बात को फिर असत्य कर दिया गया। और ये दोनों प्रकार जो हैं ये एक ही पदार्थ दर्शाते हैं, ये बताया गया और बोला गया कि ये जो है कोलाइड, ये एक प्रकार की अवस्था है, न कि ये प्रकार है। ये विलयन का प्रकार नहीं है, ये विलयन की एक अवस्था है, जो विलयन एक उचित कंडीशन में क्या करता है? कोलाइड हो जाता है, तो एक कंडीशन में क्रिस्टलाब हो जाता है। अब बात करते हैं बेटा, थोड़ा नोट पर आते हैं। ग्रीक भाषा में ग्लू, यानी ग्लू मतलब गोंद, जो गाढ़ा पदार्थ होता है गोंद को कोला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोला कहते हैं। और कोलाइड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कोला से हुई है। कोला का मतलब ग्लू होता था,
है ना, आयोडिस होता है, जैसे लाइक से होता है, जैसे बोलना चाहिए ग्लू से होता है। किससे होता है बेटा? ग्लू, मतलब ग्लू को कहते हैं कोला, और कोला का मतलब हो गया, कोला से बन गया कोलाइड। क्या बन गया? कोलाइड बन गया, और इसे ही कोलाइड अवस्था का शब्द दिया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं, आइए देखते हैं बेटा कोलाइड विलयन के संबंध में आधुनिक धारणा क्या है। अभी जो मैंने आपको बात बताया कि एक ही पदार्थ दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, कोलाइड भी और क्रिस्टलाप भी, इसलिए विलयनों को दो भागों में बांटना उचित नहीं है। बाकी वैज्ञानिकों ने बोल दिया और बताया कि ये कोलाइड जो है एक अवस्था है और क्रिस्टलाप भी एक अवस्था है जो एक ही पदार्थ दर्शा सकता है। ठीक है, अब आधुनिक धारणा क्या कहती है, ध्यान सुनिएगा कोलाइड के संबंध में आधुनिक धारणा। ठीक है बेटा, कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कणों का साइज एक निश्चित सीमा के अंदर होता है। मतलब कणों का जो साइज है बेटा वो एक निश्चित होता है, कोलाइडी अवस्था में बोल रहा है। ठीक है, कोलाइडी विलयन में विलय कणों का आकार या साइज वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन के कणों की साइज से अधिक, किंतु निलंबन यानी कि सस्पेंशन कणों की साइज में कैसी होती है? कम होती है। मतलब वास्तविक विलयन से कोलाइडी कणों का आकार ज्यादा और निलंबन से क्या होता है बेटा? कम होता है, निलंबन से कम होता है। तो ये तीन प्रकार के विलयन होते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। जिस अवस्था में कणों का साइज 10 एंगस्ट्राम से लेकर 1000 एंगस्ट्राम या फिर मीटर में 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के मध्य होता है। एंगस्ट्राम में, मीटर में, नैनोमीटर में और माइक्रोन में अलग अलग मान दिए बेटा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 10 से 1000, 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के मध्य होता है। किसका बेटा आकार? कणों का आकार। विलय के कणों का आकार अगर ऐसा होता है तो ऐसे विलयन को कोलाइडी अवस्था, इस अवस्था को क्या बोलेंगे? कोलाइडी अवस्था कहा जाएगा, जहां कणों का आकार ऐसा होता है। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए देखें। और अब बेटा विलयन जो है, अभी हमने बात किया था वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन की। ये विलयन के प्रकार है, किसके बेटा? कणों के आकार पर विलयन के प्रकार। अब ध्यान से देखिए कोलाइडी विलयन के प्रकार। कोलाइडी विलयन होता है वास्तविक, देखो कोलाइडी विलयन के प्रकार नहीं है बेटा, ये है केवल विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन में कणों के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? कणों के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, आकार के आधार पर कणों के आकार के आधार पर विलयन तीन प्रकार के हो जाते हैं, वास्तविक, कोलाइडल विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन। वास्तविक विलयन में क्या होता है कि कणों का आकार 10⁻⁹ नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से कम होता है, 10⁻⁹ या 1 नैनोमीटर से कम। यहां पर 10⁻⁹ तथा 10⁻⁷ मीटर के मध्य या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना है, समझना है। यहां पर एक 10⁻⁷ मीटर से क्या है बेटा? 10⁻, देखो ये मीटर है, ये मीटर है, ये क्या है? मीटर, और ये नैनोमीटर। ठीक है, 10⁻⁷ मीटर या 1 नैनोमीटर से कम, इनका आकार कम होता है। इनका 10⁻⁷ मीटर या 1 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, है ना, या 10⁻⁷ के मध्य, यानी 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ मीटर के मध्य, या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य, या 10 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम के मध्य, या 10⁻³ होना था बेटा, और 10⁻⁵ पिकोमीटर के मध्य, पिकोमीटर के मध्य इनका आकार होता है। चलिए यहां आते हैं बेटा, तो ये है आपका 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर से अधिक, या एंगस्ट्राम में भी बेटा 1000 एंगस्ट्राम से आकार इनका होता है अधिक। ये होते हैं बीच के आकार के कण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा देखिएगा, मेन मुख्य बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पीएटी 2024 को ध्यान में रखते हुए हम चैप्टरों की स्टडी कर रहे हैं। हर चैप्टरों को उसी के आधार पर पढ़ें, ज्यादा समय न देते हुए बिल्कुल कम समय में अच्छी बेहतर तैयारी कैसे हो सके उस पर ध्यान रखते हुए हमने हर चैप्टरों को तैयार किया है बेटा। ठीक है, इसलिए पूरा ध्यान दें और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब बात करें कोलाइडी
निकाय के कुछ गुण। क्या क्या गुण होते हैं कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी अवस्था में, कोलाइडी निकाय में? तो बेटा पहला देखो, कोलाइडी निकाय एक विषमांगी तंत्र है। विषमांगी मतलब बेटा समांगी और विषमांगी आपने पढ़ा है। समांगी में विलयन में प्रत्येक भाग में उसके अवयवी कण कैसे होते हैं? समान होते हैं। विषमांगी में ऐसा विलयन जिसमें जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ है तो उनका पूरे विलयन में जो अवयवी संगठन है वो कैसा होता है? समान नहीं होता है। ठीक है, जिसमें दो प्रावस्थाएं होती है। क्या बोल रहा है? कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र है जिसमें दो प्रावस्थाएं हो सकती हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था का आकार जो है भैया, परिक्षिप्त प्रावस्था देखो दो चीज मिलकर विलयन बनता है। एक तो विलायक होता है बेटा, है ना, तो ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम तो ये होगा विलायक, और बेटा ये जो होगा वो होगा विलेय। विलेय ये गायब हो जाएगी। जिसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो विलयन होते हैं वो दो चीजों से बनते हैं, एक विलायक एक विलेय। तो यहां पर भी जो कोलाइडी विलयन होगा उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जो कि विलेय के रूप में होगी और परिक्षेपण माध्यम जो कि दूसरे को छुपा लेगा जो विलायक के रूप में होगा। ठीक है बेटा, इनका आकार दिया है 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर या 1 से 100 नैनोमीटर, और इनका आकार 10⁻10 मीटर से 1 नैनोमीटर के बीच हो सकता है, यानी इससे कैसा होगा? इससे अधिक और इससे कम होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कोलाइडी कण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते, फिल्टर पत्र में से बाहर निकल जाते हैं। कोलाइडी कण जो है सूक्ष्मदर्शी से दिखते नहीं है और फिल्टर पेपर से भी बाहर निकल जाते हैं। कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली में से आर पार निकल जाते हैं। आर पार क्या होते हैं? निकल जाते हैं। कोलाइडी कण फिल्टर पत्र या पार्चमेंट झिल्ली में से आर पार नहीं निकलते बेटा। ठीक है, नहीं निकलते, ये बात ध्यान रखना। धनावेशित कण या ऋणावेशित होते हैं। कोलाइडी विलयन या तो धनावेशित होंगे या फिर ऋणावेशित कण होते हैं। ठीक है, कोलाइडी कणों का कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, यानी कि कोलाइडी कणों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जितना आकार घेरते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये अधिशोषण की प्रवृत्ति इनमें बहुत ज्यादा होती है। बेटा अवशोषण नहीं बोल रहा हूं मैं, अधिशोषण। क्या है कि अगर कोई कण है, जैसे एक मैंने बना दिया, मान के चलो ये अगर ज्यादा सरफेस घेरता है तो इसका क्या होगा? क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अधिशोषण भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो अधिशोषण है ये केवल सरफेस पर होने वाली क्रिया है, सतह पर होने वाली क्रिया है। क्योंकि अधिशोषण में बेटा केवल सरफेस पर काम होता है। जैसे पत्थर को पानी में डालते हैं तो पानी पत्थर के केवल सतह पर चिपकता है, अंदर नहीं जाता, तो वो क्या हो गया? अधिशोषण। क्या हो गया? अधिशोषण। ठीक है, केवल सतह पर होने वाली क्रिया। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण। ठीक है बेटा, कोलाइडी तंत्रों का वर्गीकरण। तो यहां ध्यान दे, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। किसका बेटा? कोलाइडी विलयन का। किसके आधार पर है? परिक्षिप्त प्रावस्था, मतलब ये हो सकती विलेय फॉर्म में, यानी छुप जाएगी। ये क्या होगी? छुप जाएगी। क्या हो जाएगी? छुप जाएगी, है ना, छुप जाएगी, छुप जाएगी। ठीक है, और ये छुपा लेगी, परिक्षेपण माध्यम छुपा लेगा। ठीक है, कि भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है बेटा, यहां ध्यान दें, जिस आधार पर 8 प्रकार इसके होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और ये जो देख रहे हैं ये 8वां। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, पहला क्या है बेटा? द्रव एरोसॉल। द्रव एरोसॉल का उदाहरण है कोहरा। इसमें क्या होता है कि परिक्षेपण माध्यम मतलब छुपाने वाला माध्यम होता है गैस, मतलब कोहरा जो है वो गैस के फॉर्म में दिखता है, पर इसमें द्रव क्या होता है बेटा? मिला हुआ होता है, छुपा हुआ होता है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है। तो कोहरा समझ में आ गया होगा। एरोसॉल, एरोसॉल का उदाहरण है धुआं। क्या है बेटा? धुआं। धुएं में क्या होता है? गैस फॉर्म में होता है और इसके अंदर ठोस मिला हुआ होता है। ठीक है, साल, साल मतलब ये धातुओं से मिलकर बनता है। तो यहां पर साल के उदाहरण जैसे Au मतलब गोल्ड, As2S3 आर्सेनिक सल्फाइड आदि जल में, ये जल में मिलकर क्या बनाते हैं? साल बनाते हैं। इसमें द्रव रूप में तो ये दिखते हैं पर इसके अंदर ठोस धातु क्या होती है बेटा? मिली हुई होती है। ठीक है, आगे पायस। पायस जो है वो दूध जल में तेल, यानी दूध में जल डाल दो, दूध में जल डाल दो या तेल डाल दो तो पायस बन जाता है।
इसमें द्रव फॉर्म में तो ये दिखता है, पर इसके अंदर वसा जो होती है वो ठोस रूप में क्या होती है, घुली हुई होती है। ठीक है। झाग, झाग मतलब फ्लेम। ठीक है बेटा। साबुन का झाग, साबुन में देखा होगा आपने द्रव फॉर्म में तो दिखती, पर उसमें बुलबुलों में गैस छुपी हुई होती है। ठीक है। ठोस साल, इसमें रंगीन कांच या रत्न बनाने में काम आता है। इसमें ठोस में ठोस क्या होता है बेटा, मिला हुआ होता है। जेल, जेल जो होता है जो लगाते हैं, देखा होगा आपने, जैसे पेस्ट, ये सब जेली फॉर्म में होते हैं। तो जेल के उदाहरण है जैम, जेली, पनीर। पनीर भी देखे होंगे आपने, ठोस होता है पर बना किससे होता है, लिक्विड से। जेली भी क्या होता है, ठोस होता है पर उसके अंदर क्या मिला होता है, द्रव। जैम भी देखा होगा आपने, किसान केचप वगैरह जो होगा देखा होगा, ये थोड़े ठोस फॉर्म में दिखते हैं पर इसके अंदर लिक्विड मिला होता है। तो ठोस के अंदर क्या मिला होता है बेटा, द्रव मिला हुआ होता है। यानी परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, द्रव होती है। ठीक है बेटा। चलिए एक एक चीज ध्यान में देख लीजिए। हाँ ध्यान से देख लो पूरा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। आगे आपका ठोस फेन क्या है, ठोस फेन है ना, चलाने वाला फेन नहीं है ये। ठोस फेन मतलब है झाग, ठोस झाग। ये क्या होती है, इसका उदाहरण है अधिशोषित गैसें। अधिशोषित गैसें, गैसें क्या करती है, किसी पर अधिशोषित हो जाती है ठोस के ऊपर, तो इसे ठोस फेन कहते हैं। जैसे पेलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण हो जाता है तो ठोस फेन बन गई, है ना। क्योंकि किसी चीज के अंदर गैस जब मिल जाती है तो वो फेन कहलाती। जैसे द्रव के अंदर गैस मिल गई तो झाग बन गया था, उसे भी फेन कहते थे। पर ठोस में क्या होगा, अगर गैस मिल जाए तो इसे ठोस फेन कहते हैं। ये है अधिशोषित गैसें, इसका उदाहरण है। तो ये आपके परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, मतलब ठोस द्रव गैस के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है 8 भागों में। कितने बेटा, 8 भागों में बांटा गया है। समझ में आया होगा आपको एक एक बातें। हाँ ये बातें आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा इसमें, जैसे पायस क्या होता है, तो पायस में परिक्षेपण माध्यम द्रव और परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव, सॉरी क्या होती है, वसा या द्रव फॉर्म में होती है, पायस बनाता है। झाग क्या है, तो झाग में क्या होता है, द्रव परिक्षेपण माध्यम और गैस क्या होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। ठीक है। वैसे ही बेटा साल, जेल, फेन, ये आपको याद रखना है पूरी पूरी बातें। ठीक है। ठीक। हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे बेटा, तो आगे है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। अब इस आधार पर देखें तो द्रव स्नेही और द्रव रागी, इन्हीं का नाम है द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड्स या लायोफिलिक कोलाइड्स। क्या है बेटा, ध्यान से देखते हैं। वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम, मतलब विलय बोल सकते हैं ना, है ना, परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ हिलाए जाने पर, मतलब हल्का हल्का हिलाया हमने जल के साथ किसी पदार्थ को डालकर, तो वह शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाता है। जल के साथ मिलाने पर ही उसने हल्का हल्का हिलाया तो कोलाइडी विलयन बन गया, तो इसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ठीक है बेटा, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इन्हें उत्क्रमणी कोलाइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये थोड़ा सा सुन लीजिए कि द्रव स्नेही कोलाइड को उत्क्रमणी क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी पदार्थ को जल में मिलाया और कोलाइडी विलयन बना लिया, ठीक है बेटा, यहां ध्यान देंगे, ये जल है, क्या है ये जल, और इसमें हमने किसी पदार्थ यानी कि परिक्षिप्त परिक्षिप्त क्या है बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षिप्त प्रावस्था को मिला दिया, यानी कि विलय को मिला दिया और हिलाया, तो क्या बन गया बेटा, कोलाइडी विलयन। अब हमने फिर से इसको गर्म किया, क्या किया बेटा, गर्म किया, और गर्म करने पर, गर्म किया तो गर्म करने पर क्या हुआ, गर्म करने पर, ठीक है बेटा, गर्म किया तो गर्म करने पर क्या हुआ, जल निकल गया। क्या हो गया, जल निकल गया। अब जो बचा वो क्या हो गया, परिक्षिप्त विलय। क्या हो गया बेटा, परिक्षिप्त विलय हो गया। तो परिक्षिप्त विलय बचा। अब इस विलय को पुनः अगर मैं और जल में डाल दूं तो फिर से कोलाइडी विलयन बन जाता है। मतलब बेटा विलय से क्या होता है, विलय से, सॉरी एक मिनट, हाँ यहां पर बेटा आपका, हाँ विलयन से कौन सा है, कोलाइडी विलयन से, ठीक है, कोलाइडी विलयन से क्या बन गया, पहले विलय प्राप्त हो गया और फिर से विलय से कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया।
तो यहां पर क्या हो रहा है कि विलय से कोलाइड विलयन से विलय और विलय से कोलाइड विलयन बन रहा है। मतलब काम क्या हो रहा है, उत्क्रमणी रिवर्सिबल कोलाइड्स, इसे रिवर्सिबल कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इससे ये और इससे ये बनता है। मतलब कोलाइडी विलयन से परिक्षिप्त प्रावस्था प्राप्त हो जाती है और परिक्षिप्त प्रावस्था से कोलाइड बन जाता है। जब परिक्षेपण माध्यम जल होता है तो इन्हें कोलाइडी पदार्थों को जल स्नेही कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर टू क्लियर, इतनी बातें याद रखना है यहां से। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स। अब बेटा ये वे पदार्थ होते हैं जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ मिलाने पर सरलता से कोलाइड विलयन नहीं बनाते। मतलब हिला भी लो ऐसे मिलाओ तो सरलता से बनाते नहीं है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, उत्क्रमणी कोलाइड होते हैं। मतलब अगर आप कोलाइड विलयन से, कोलाइड विलयन से अगर इसको क्या करें, गर्म कर दें, तो क्या मिल जाएगा आपको, परिक्षिप्त। ठीक है बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, परिक्षिप्त प्रावस्था। कोलाइडी विलयन से क्या मिल जाएगी, परिक्षिप्त प्रावस्था मिल जाएगी, प्रावस्था मिल जाएगी। यानी क्या मिल गया बेटा, विलय मिल गया, गर्म किए तो। अब इसे पुनः आपने ठंडा किया, यानी इसमें फिर से मिला दिया जल या कोई अन्य पदार्थ मिला दिया, तो हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होता, कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये क्या है, अणु उत्क्रमणीय। क्या है बेटा, अणु उत्क्रमणीय होता है, अणु उत्क्रमणीय होगा। ठीक है, अणु उत्क्रमणीय होगा। ठीक है बेटा, अणु उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, यहां पर नहीं, इधर से आएगा। ठीक है, अणु उत्क्रमणीय होता है। समझ गए? हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ठीक, ओके, चलिए आगे देखिए बेटा, कोलाइडी विलयनों के उपयोग, क्या यूज है, क्या काम आते हैं कोलाइड विलयन, किधर किधर काम, कैसे कैसे काम। ठीक है, चलो देखते हैं। जल के शुद्धिकरण में कोलाइडी विलयन का उपयोग, जल के शुद्धिकरण में, कोलाइडी औषधियों बनाने में, जैसे आर्जिनाल बनाना है, कोलाइडी सल्फर बनाना है के निर्माण में, धुएं से कार्बन के कण अलग करने में, धुएं से कार्बन के कण अलग करना मतलब धुएं को बढ़िया स्वच्छ गैस बनाना है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। मल से गंदगी हटाने में, यानी कोई भी गंदा पदार्थ है उससे अगर गंदगी हटाना है तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, आगे। रबर उद्योग, डेल्टा निर्माण, चमड़े की टैनिंग में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा उपयोग। फोटोग्राफी में, युद्ध में, साबुन प्रक्षालन, साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। दूध, अच्छी उपजाऊ मिट्टी वाली भूमि आदि स्वयं कोलाइड प्रकृति के होते हैं। मतलब जो दूध है वो भी कोलाइड होता है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी वाली भूमि, जैसे बढ़िया चिकनी बढ़िया उपजाऊ मिट्टी है तो स्वयं अपने आप में वो कोलाइड प्रकृति की होती है। तो ये थे बेटा कोलाइड्स के उपयोग जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। आगे देखेंगे मृदा कोलाइड्स, यानी कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो मृदा कोलाइड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। ठीक है बेटा, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। तो आते हैं मृदा कोलाइड क्या है, थोड़ा विशेष है, ध्यान से देखिएगा। मृदा के 1 माइक्रोन है ना, 1 म्यू बोल सकते हैं, मृदा के 1 माइक्रोन या 0.001 मिलीमीटर से छोटे कण को मृदा कोलाइड कहते हैं। क्लियर? हाँ, इसमें कार्बनिक गुण तब ही आता है, यानी कि इसमें कार्बनिक कोलाइड भी होते हैं, मृदा कोलाइड कार्बनिक और अकार्बनिक अभी बताऊंगा। इसमें कार्बनिक गुण तब ही आते हैं जबकि ये कण कार्बनिक पदार्थों के संपर्क में आते हैं। यानी मृदा कोलाइड में अगर मृदा कार्बनिक पदार्थ के संपर्क में आती है तो वो कार्बनिक मृदा कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कोलाइड अवयवों के आधार पर मृदा कोलाइड के प्रकार, कोलाइड अवयवों के आधार पर मृदा कोलाइड के प्रकार। तो अकार्बनिक और बेटा एक है कार्बनिक, अकार्बनिक मृदा कोलाइड और कार्बनिक मृदा कोलाइड। अकार्बनिक क्या है, यह चट्टानों के विघटन से बनते हैं, यानी चट्टान जब टूट टूट कर बारीक रूप में आ जाते हैं तो इनसे खनिज पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है बेटा, खनिज पाए जाते हैं, यानी चट्टानों के बिल्कुल टूटने से जो विखंडन से जो बनता है वो अकार्बनिक मृदा कोलाइड होते हैं। आगे देखिएगा कार्बनिक मृदा कोलाइड। तो बेटा यह जैव पदार्थों के
सड़ने गलने, जैसे कि सब्जी भाजी कचरा ये सड़ जाता है, कीड़े मकोड़े सड़ जाते हैं, के सड़ने से बनते हैं, इसे जीवांश या ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ह्यूमस या जीवांश कहते हैं। ये रूप में होते हैं, यानी ये जीवांश के रूप में होंगे या ह्यूमस के रूप में होंगे। कौन बेटा? कार्बनिक मृदा कोलाइड। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा आगे। आगे है हमारा मृत्तिका या चीनी मिट्टी। क्या है बेटा? चीनी मिट्टी, यानी इसे बोला जाता है क्ले। अब बात करें कि मृदा के सभी अकार्बनिक कण, मृदा के सभी अकार्बनिक कण जिनका आकार 0.002 मिली यानी 2 माइक्रोन से कम होता है, वो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं वे मृत्तिका या चीनी मिट्टी, या उसे क्ले भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, साइज का ध्यान रखना है यहाँ कि कणों का आकार जो होगा वो होगा 0.002 मिलीमीटर, यहाँ मीटर होगा, लीटर नहीं होगा, मिलीमीटर या 2 माइक्रोन होगा, तो वो कहलाएंगे चीनी मिट्टी, या फिर क्या कहलाएंगे बेटा? मृत्तिका, या इंग्लिश में कह सकते हैं क्ले। ठीक है, इस चीज का भी यहां ध्यान रखें। आगे देखते हैं जीवांश या ह्यूमस। मिट्टी का बहुत ही मुख्य रूप होता है जो कि किसी भी पौधों या फसलों को अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ या उन्हें अच्छी तरीके से हमें उत्पादन लेना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? ह्यूमस का। ठीक है बेटा, देखिएगा इनके बारे में जो बताया था वो वैज्ञानिक थे लायोन और बेकमैन के अनुसार। ह्यूमस या जीवांश क्या होते हैं देखिएगा। जीवांश भूरे या काले रंग के लाइस, क्या है बेटा? लासीय, ठीक है, एवं कलीलीय मतलब यहां लिख सकते हैं इन्हें कोलाइड। क्या बेटा? कोलाइड। ठीक है, कोलाइड या लासीय रूप में होते हैं, यानी कि बिल्कुल भूरे होंगे। और कैसे होंगे? कोलाइड के रूप में होंगे। कोलाइडी पदार्थ है का एक जटिल रोधी मिश्रण होता है। जटिल रोधी मतलब एक बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स रोधी मतलब बिल्कुल भूरा। जटिल रोधी मतलब कड़े नहीं होंगे, मुलायम होंगे, भूरे होंगे। कैसे होंगे बेटा? भूरे होंगे। भूरे मिश्रण होता है जिसका संश्लेषण मृदा में उपस्थित अनेक विकारों की कार्बनिक ऊतकों पर प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। मतलब जिसका निर्माण जो है वो मृदा में उपस्थित अनेक विकारों की कार्बनिक ऊतकों पर प्रतिक्रिया के द्वारा हो जाता है। यानी कार्बनिक ऊतक अगर मृदा पर प्रतिक्रिया कर ले और मृदा भूरी, लसी और कोलाइड के रूप में बदल जाए, तो ऐसी मृदा भूरी मिट्टी को क्या कहते हैं? जीवांश या ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं बेटा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके कोलाइडी विलयन का ही गुण है। कोलाइड का ही गुण है, और जो कि कई बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसे भी मेंशन किया है। कोलाइड टिंडल प्रभाव। सबसे पहला कोलाइड का जो गुण हमने यहां लिया है वो है टिंडल प्रभाव। क्या होता है हल्का सा देखेंगे। इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। अब ये होता क्या है? तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के पथ की प्रदीप्ति। मतलब क्या होता है कि जब भी किसी कोलाइडी विलयन जैसे आप एग्जांपल में यहां देख रहे हैं, है ना, कोलाइडी विलयन में आप क्या करें? ये एक नॉर्मल विलयन है और ये क्या है बेटा? कोलाइड विलयन है। क्या है? कोलाइड विलयन है। तो कोलाइड विलयन में क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश डाला जाता है तो उसके कण जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? प्रदीप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रदीप्त हो जाते हैं, मतलब चमकने लगते हैं। क्या होते हैं? चमकने लगते हैं। और चमकने लगते हैं, इसी क्रिया को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। और वैज्ञानिक जॉन टिंडल ने इसलिए बताया था, इसलिए इस प्रभाव को उन्हीं के नाम पर टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जब रोशनदान से कभी प्रकाश की किरणें आती है ना, ज्यादातर ठंडी में या गर्मियों में ऐसा देखा होगा आपने, तो धूल के कणों का एक मार्ग आपको दिखाई देता है जो कि कैसा होता है? चमकदार। वही चमकदार मार्ग को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है बेटा, जो यहाँ पर विलयन के फॉर्म में दिख रहा है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे हमने टार्च मारा, यहाँ पर कण कोई नहीं चमक रहा, पर यहाँ पर पूरा मार्ग जो है प्रकाश का वो प्रदीप्त हो जाता है। किसके कारण बेटा? कोलाइडी कणों के कारण। और इस
पूरे प्रभाव को टिंडल ने बताया था, इसलिए टिंडल प्रभाव इसे कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे है बेटा ब्राउनी गति। क्या है? ब्राउनी गति। अब इसको बताने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन और उन्हीं के नाम पर इस कोलाइडी कणों के गुण को ब्राउनी गति कह दिया गया। क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ये जैसे एक विलियन है, ये विलियन में कोलाइडी कण उपस्थित है और कोलाइडी कण कैसी गति कर रहे हैं? जिगजैग फॉर्म में, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति। तो कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति को यहां लिखा है बेटा, देखिए, कोलाइडी कणों की निरंतर मतलब लगातार तीव्र अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति ही क्या कहलाती है? ब्राउनी गति कहलाती है। ब्राउनियन गति या ब्राउनी गति कोलाइडी विलियनों को स्थायित्व प्रदान करती। क्या करती बेटा? ये कोलाइडी विलियनों को स्थायित्व प्रदान करती है। कैसे? तो कोलाइडी कण जितने सूक्ष्म होते हैं, जितने छोटे होते हैं और परिक्षेपण माध्यम की श्यानता जितनी कम होती है, मतलब परिक्षेपण माध्यम की श्यानता कम और माध्यम जो है कोलाइडी कण जो है वो बहुत ज्यादा छोटे हो और परिक्षेपण माध्यम की श्यानता कैसी हो? कम हो। तो ऐसी स्थिति में ब्राउनी गति भी कैसी होती है? अधिक हो जाती है। अब आगे बढ़े तो ब्राउनी गति में ताप वृद्धि के साथ साथ गति होती है, मतलब अगर इस विलियन का मैं ताप बढ़ा दूं, गर्म कर दूं इसको, तो ब्राउनी गति का मान भी और बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है इस चैप्टर में और यहीं तक आज हमारा कोलाइडी प्रावस्था, कोलाइडी विलियन नाम का चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें हमने ब्राउनी गति तक का पूरा नॉलेज लिया है। सबसे ज्यादा बेटा यहां पर कोलाइडी कणों का आकार याद रखना है और हमने जो 8 प्रकार पढ़े हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, वो 5 प्रकार आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो टॉपिक मैंने बताया है वो सिलेक्टेड टॉपिक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर आप पूरे टॉपिक को अच्छे से फोकस करें जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे अगले लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे। थैंक यू। यहीं तक आज का हमारा इस चैप्टर का काम था। आगे हम इस चैप्टर पर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे पीएटी के क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चनों का पैटर्न कैसा होगा, क्या होगा, सारी बातें। अगर हमें आपको पूरे वीडियो अगर हमारे पसंद आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।